Assalamualaikum, welcome to Premium Virtual Learning. Today we're going to start our Physics 101 assignment number 2 solution. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ इट ट्रू और रॉन्ग टू से दैट करंट डिक्रीज व्हेन पासिंग थ्रू अ रजिस्टर and then increase again upon existing? Provide a good argument for your answer whether it is yes or no. अब हमारे पास आंसर इसका है, it is not correct to say that current decrease when passing through a resistor and then increase again upon existing अकॉर्डिंग टू ओम लॉ. अब हमें इस स्टेटमेंट का आंसर ओम लॉ से मिलेगा. ठीक है, तो ओम लॉ में क्या स्टेट करता है कि करंट पासिंग थ्रू अ रजिस्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वोल्टेज. करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसका है, वोल्टेज का है, ना कि रजिस्टर का. और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर. मैथमेटिकली ओम लॉ कैन बी एक्सप्रेस एज, हम मैथमेटिकली ओम लॉ लिखते हैं, आई इज़ इक्वल टू मतलब करंट इज़ इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस सॉरी. ठीक है, तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है. अब हम इसको अच्छे से समझते हैं एग्जांपल के थ्रू. एग्जांपल हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास, to better understand why the current remain constant, let's consider a simple analogy of a water flowing through a narrow pipe. ठीक है, एक पाइप है, तंग पाइप है, उसमें से वाटर फ्लो हो रहा है. तो हमारे पास क्या है कि द करंट रिमेन द सेम थ्रू आउट द पाइप. करंट सेम रहेगा क्योंकि हम कॉमन सेंस की बात है कि पाइप के तंग होने से उसके प्रेशर पे, पानी के प्रेशर पे इफेक्ट पड़ेगा ना, कि पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जाएगा. जैसे पानी नलके में कम मतलब तंग पाइप होते हैं तो पानी स्लो स्लो जाता है, तो उस वजह से पानी पे इफेक्ट पड़ेगा, पानी के प्रेशर पे इफेक्ट पड़ेगा, ना कि रजिस्टर उस पे पड़ेगा, करंट पे पड़ेगा. ठीक है, तो हमारे पास इसका यही है कि द वाटर करंट रिमेन द सेम थ्रू आउट द पाइप बट द प्रेशर डिक्रीज. प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि पाइप तंग है, ड्यू टू द नैरोनेस ऑफ द पाइप. ठीक है, तो नैरोनेस ऑफ द पाइप की वजह से हमें क्या होगा, उसके प्रेशर पे इफेक्ट होगा, ना कि करंट के. तो ये ऊपर जो हमारे पास सिनेरियो दिया हुआ है वो इस एग्जांपल से आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमें क्या होता है. उसमें करंट पे इफेक्ट नहीं पड़ता रजिस्टर्स के होते हुए. अगर रजिस्टर है तो वो उसकी वोल्टेज को वो करेगा. ठीक है, क्योंकि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, वोल्ट के, ना कि रेजिस्टेंस के. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, यूजिंग द लॉ ऑफ फिजिक्स एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट व्हाई डू वेव चेंज पाथ व्हेन देयर स्पीड चेंज. वेव क्यों चेंज हो जाती है जब स्पीड चेंज हो जाती है. ठीक है, एक्सप्लेन दिस फिनोमेना ऑफ इंस्टेंस यूज ऑफ मैकेनिकल कंप्रेशन इन दिस फोटो. ठीक है, अब पिक्चर में देखें तो हमारे पास आइस वाला रोड है और उस पर कार चल रही है और एकदम से जो है वो कार मूव कर गई दूसरी तरफ. वेव चेंज हुई है ना, तो उससे वो चेंज हो गई. अब हम इसको एक आंसर देखते हैं इसका कि क्या है हमारे पास. दिस फिनोमेना ऑफ वेव चेंजिंग डायरेक्शन व्हेन देयर स्पीड चेंज कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन की वजह से ये फिनोमेना हुआ है, मतलब चेंज हुआ है वेव में. अब हमारे पास रिफ्रैक्शन क्या है हम उसको देखते हैं. ठीक है, इन द अबव एग्जाम्पल द कार इटसेल्फ इज़ नॉट चेंजिंग डायरेक्शन. कार ने खुद डायरेक्शन चेंज नहीं किया, बट अ मैकेनिकल वेव जनरेट बाय अ इंटरेक्शन ऑफ अ कार व्हील विद द रोड चेंज देयर डायरेक्शन. अब देखिए, बर्फ़ वाला रोड है, आईसी रोड है, तो वो क्या होगा, स्मूथ होगा ना. जिस प्रकार स्लो स्लो चल रही है, स्पीड उसकी क्या होगी, स्लो होगी. एकदम से जो है कार क्या करेगी, आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ मूव कर जाएगी, मतलब जो हार्ड रोड होगा ना उसकी तरफ मूव कर जाएगी. तो ये हमारे पास ये बात की हुई है. ठीक है, एज द ट्रांजिशन फ्रॉम वन मीडियम आईसी रोड से क्या हो गया टू अनदर विद डिफरेंट प्रॉपर्टी अफेक्टिंग देयर प्रोपोगेशन स्पीड. तो ये इस वजह से हुई कि रिफ्रैक्शन उसमें थी, उस रिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव की वजह से ये फिनोमेना हुआ कि गाड़ी जो है नॉर्मल मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ मूव कर गई. दिस फिनोमेना ऑफ वेव रिफ्रैक्शन इज़ फंडामेंटल एंड अकर इन वेरियस वेव सिनेरियो. डिफरेंट वेव सिनेरियो, जितने भी वेव सिनेरियो आते हैं डिफरेंट, उसमें जो है ये फिनोमेना यूज़ होता है. ठीक है, व्हेन वेव इनकाउंटर बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट मीडियम. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ फिजिक्स स्टूडेंट assessed that he had determined that a substance material had a refraction index of 0.85. Give your professional judgment on this claim. Give a good argument to support this it or neglect it. ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास रिफ्रैक्शन इंडेक्स जब भी हम फाइंड करते हैं वो या तो पॉजिटिव होता है या ज़ीरो होता है. पॉजिटिव तब होगा मतलब जब ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, वन होगा मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो है वन से. तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ जो होती हैं वो ज़ीरो से ग्रेटर ही होती हैं. तो अब इसमें हमारे पास जो वैल्यू आई हुई है उस स्टूडेंट ने जो डिटरमाइन किया है वो 0.85 है. तो 0.85 हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आती है, तो ये पॉसिबल नहीं है
कि वो इंडेक्स जो वैल्यू आती है रिफ्रैक्शन इंडेक्स की नेगेटिव हो। ठीक है, अब हम इसका पढ़ते हैं। तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट द क्लेम मेड बाय फिजिक्स स्टूडेंट रिग्रेटिंग और रिफ्रैक्शन इंडेक्स फॉर द स्टूडेंट इज़ नॉट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो डायमेंशन क्या है, रिफ्रैक्शन इंडेक्स इज़ अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी एंड रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ वैक्यूम कंपेयर टू द इट्स स्पीड इन अ स्पेसिफिक मटीरियल। इट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पॉजिटिव वैल्यू होती है 0 बट नेवर बी अ नेगेटिव। एडिशनली द रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ अ मटीरियल मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर हो या 1 के इक्वल हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो नहीं पॉसिबल मटीरियल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है क्वेश्चन है, व्हाट पोर्शन परसेंटेज ऑफ एन आइसबर्ग lie beneath the surface of a water, use the density value list in the figure, use the law of physics to compute it। अब हमें एक आइसबर्ग बताया गया है जो पानी के अंदर है और उसकी हमने परसेंटेज बतानी है। हमें दी गई है डेंसिटी दी गई है उस आइसबर्ग की और हमें दिया गया है वाटर की डेंसिटी। तो हम गिवन में पहले लिखेंगे कि हमारे पास डेंसिटी है आइसबर्ग की 799 किलोग्राम सॉरी, और वाटर की डेंसिटी दी गई है 1090 kg पर मीटर क्यूब। हमें रिक्वायर्ड क्या है, परसेंटेज ऑफ आइसबर्ग दैट इज़ अंडर वाटर। तो अब हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। लेट एज्यूम दैट अ होल आइसबर्ग हैज़ अ टोटल वॉल्यूम ऑफ वी टोटल। हमने टोटल जो इतना वॉल्यूम था उसको हमने एज्यूम कर लिया कि वो किसके इक्वल है, वी के इक्वल है। ठीक है, अब हमने जब एज्यूम कर लिया, अब हमने इसका फॉर्मूला लिखना है कि हमारे पास क्या है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल द फ्रैक्शन ऑफ आइसबर्ग सबमर्ज is equal to the ratio of a difference in density to the density of a water। ये स्टेटमेंट को हम फार्मूले से देखेंगे तो समझ आ जाएगी। फ्रैक्शनल सबमर्ज का हमारे पास फार्मूला है P, मतलब ये छोटा सा P डेंसिटी को शो करता है। हमारे पास H2O वाटर की डेंसिटी से हम माइनस करेंगे आइस की डेंसिटी से और डिवाइड करेंगे वाटर की डेंसिटी पे। ठीक है, तो अब इसमें पुटिंग करते हैं वैल्यू। हमारे पास जो उसकी डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी है वो 1090 है और उसकी जगह हमने लिख ली H2O की जगह वो लिख दी, और आइस की डेंसिटी की जगह हमने 977 लिखा और डिवाइडेड बाय हमने क्या कर दिया 1090 से डिवाइड कर दिया। तो आप इसको जब टोटल आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.1037। अब हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो जो हमारे पास वैल्यू आई उसको हमने मल्टीप्लाई बाय क्या किया 100, तो हमारे पास परसेंटेज आई 10.37%। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मुझे थोड़ा सा रिवॉर्ड मिल जाता है आपके लिए, जो मैं वीडियोस बनाती हूँ उसके रिवॉर्ड में एक लाइक तो ज़रूर बनता है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें कि न्यू आने वाली असाइनमेंट जीडीपीज़ और इंशाल्लाह मैं फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए वीडियोस बनाऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, मच लव, अल्लाह हाफिज़।